एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। सरपंच के लिए 2 और पंच पद के लिए 10 अभ्यर्थी मैदान में। कोरिया में बाघ की मौत के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, चारों भेज दिए गए जेल। कोरबा के कनकी में पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी। एशियन ओपन बिल स्टॉक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH 53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आज घोषणा की। एक वीडियो संदेश में श्री गडकरी ने कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत NHAI ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला जिलों के बीच NH 53 पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। 75 किलोमीटर सिंगल लेन निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड की कुल लंबाई 37.5 किलोमीटर 2 लेन पक्की शोल्डर रोड के बराबर है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. श्री गडकरी ने कहा कि इससे पहले सबसे लंबे 25.275 किलोमीटर सड़क के लिए लगातार बिटुमिनस बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसे फरवरी 2019 में दोहा कतर में हासिल किया गया था। इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन लगे थे। श्री गडकरी ने NHAI और राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सभी इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और कामगारों को परियोजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए, जिन्होंने इस विश्व रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक हासिल करने में मदद की है, उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक प्रदेश के 28 जिलों में सरपंच पद के लिए 2 और पंच पद के लिए 10 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन के तहत जनपद सदस्य के 6 पद, सरपंच के 108 पद और पंच के 631 रिक्त पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून 2022 गुरुवार दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। पंचायत उपनिर्वाचन के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह सामान्य प्रेक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व उन पर है। किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव में कोई चुनाव न हो, निर्वाचन के प्रावधानों का पालन कराएं। उन्होंने ओनो और जाबो कार्यक्रम के संबंध में भी जरूरी टिप्स प्रेक्षकों को दिए। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा ओनो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के लिए आयोग के ओनो सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकें। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 194 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,94,000 से अधिक टीके लगाए गए।
इस दौरान कोरोना के 5,233 नए मरीजों की पहचान की गई है। देश में इस समय 28,857 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.72% है। कल 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, जबकि 3,345 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4,08,56,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,158 सैंपलों की जांच में 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। वहीं इस समय 20 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.32% है। कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के मौत के मामले में बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बताया गया कि घटना रामगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक P43 के पास 2 दिन पहले बाघ का शव मिला था। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के निदेशक रंगनाथा रामकृष्णन वाय ने बताया कि प्रथम दृष्टया माना जा रहा था कि भैंस का शिकार करने आए बाघ को देखकर भैंस मालिक द्वारा जहर डालने के कारण बाघ की मृत्यु हुई है। वन विभाग की टीम ने जांच के लिए स्निफर डॉग की मदद ली। स्निफर डॉग घटनास्थल से सीधे प्रेमसाय चेरवा के घर पहुंचा। इससे पहले मुखबिर ने भी प्रेमसाय का नाम ही बताया था। संदेह के आधार पर वन विभाग की टीम ने प्रेमसाय से पूछताछ शुरू की। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने घटना में गांव के ही बुद्धेश्वर रामबदन और सुमेर साय के शामिल होने की जानकारी दी, जिसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए इस संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के निदेशक रंगनाथा रामकृष्णन वाय से। हेलो हेलो रामकृष्णन जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। थैंक यू। ये बताइए, बाघ की मौत कैसे हुई और वन विभाग आरोपियों तक कैसे पहुंचा? ये मैं घटनाक्रम को आपके और आपके वीक्षकों को एक बार बताना चाहता हूँ। दिनांक 3/6/2022 को लगभग दोपहर या शाम के समय एक बाघ ने बछड़ा, एक बफेलो काफ को मारा था जी। और उस दिन एक बाघ यूजुअली 25 to 30 केजीज दिन में खाता है, तो उस दिन भी उनको खाया था। और उनके जो मालिक है उनको अगले दिन सुबह तक वो बछड़ा जब वापस नहीं आया तो उन्हें पता पड़ा कि वो मर गया है जी। तो वो लोग उसको ढूंढने गए हैं। और यूजुअली जो बफेलोस रहते हैं वो नाले किनारे या पानी के आसपास रहते हैं, तो वो लोग 1-2 नाले देखे हैं, तो वहां पे उनको जाके दोपहर के समय में ये उनका बछड़ा आधा खाया हुआ मिला और उसी नाले में बगल में बाघ के पंजे मिले हैं जी। तो उसको देखते हुए वो लोगों ने सोचा है कि अगर बाघ यहीं पे रहेगा, क्योंकि वहां पे आसपास में पानी का स्रोत वही है जी। और उनके मवेशी भी पानी पीने वहीं पे आते हैं, तो उनको लगा कि अगर बाघ यहीं पे रहा तो उनके बाकी मवेशियों को भी मार देगा करके वो लोग घर गए थे। घर से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वगैरह कुछ लेके आए हैं। लेके आके जो आधा खाया हुआ बफेलो काफ है उस पे छिड़कवा के वो लोग चले गए जी। फिर हमें गांव वालों से ये 4 तारीख के रात में फिर टाइगर ने उसको खाया था। उसको खाने के बाद नाले में पानी पिया था। पानी पीने के बाद थोड़ी दूर चला, फिर उसका जोर से चिल्लाने का आवाज भी आया हुआ था गांव तक जी। तो हमें पता पड़ा कि उसके अगले दिन 5 तारीख को वहां के गांव वालों ने हमारे वन रक्षक को खबर दिया था कि एक बाघ चिल्ला रहा था, आप लोग देख लीजिएगा उसको जी जी। तो उसी दिन हमारे वन रक्षक देखने गए थे। देखने के बाद उनको शाम में पता पड़ा, तो अगले दिन हम लोगों को बताया है जी। तो हम लोग जैसे पहुंचे थे वहां पे, वहां के सलगवा खुद गाँव है ये रामगढ़ रेंज में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। तो वो गाँव में जाके पूछे कि किसका बछड़ा मिसिंग है, क्या मिसिंग है। तो वो लोगों ने बताया कि ये बुद्धराम और बुद्धेश्वर और प्रेमसाय इनके बछड़ा मिसिंग है जी। तो फिर हम लोगों ने उनके घर में तलाशी वगैरह भी लिया था, तो वो पेस्टिसाइड्स के बॉटल मिले हैं जी। और उसके साथ साथ दोपहर तक हमारा एक स्निफर डॉग यूनिट पहुंच गया था। तो वो भैंसे के आसपास घूम के सीधा उन्हीं के घर में गया था जी। तो तब हमें कंफर्म हो गया कि इन्हीं लोगों ने
उसको काफ को जहर मिला के मारा है। तो उनको फिर पूछताछ करके कल 7 जून को उनको जुडिशियल रिमांड में भिजवा दिए और उसके साथ साथ पोस्टमार्टम भी हुआ था। तो पोस्टमार्टम में हमने सैंपल्स कलेक्ट किया है, वो सैंपल्स को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बिलासपुर या रायपुर भेज के उसका टेस्टिंग कराई जाएगी। तो रामाकृष्णन जी ये बताइएगा कि ये बाघ की जो मौत हुई है ये इसी वन परिक्षेत्र के भीतर है या बाहर? ये वन परिक्षेत्र के अंदर है, रामगढ़ वन परिक्षेत्र के अंदर है, जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में आता है। जी ये बताइएगा कि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है और आप लोग अभी इस बाघ की मृत्यु के बाद सुरक्षा के ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो? जैसे कि 2018 में हर 4 साल में बाघ की गणना होती है। तो 2018 में लगभग 25 बाघ पूरे छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व में हैं और अभी 2022 का गणना अभी चल रहा है, तो उसका नतीजे 2024 तक मिल जाए। और बाघों की सुरक्षा के मामले में जैसे कि इसमें हमें जो गैप नजर आई थी वो है कि लोगों को मुआवजा जल्दी मिलने वाला, मतलब उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो हम लोग अभी जितना जल्दी मुआवजा करवाते हैं उन लोगों को त्वरित मुआवजा दिलवाना और जी रामाकृष्णन जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब आगे के समाचार। मानसून से ठीक पहले 7 समंदर पार से कोरबा के ग्राम कनकी में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बेलिस्टॉक पहुंचने लगे हैं। इन पक्षियों के आगमन को गांव को लेकर काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि इन पक्षियों के आने के साथ ही मानसून का आगमन भी होता है। कोरबा वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि प्रवासी पक्षी पूरे जिले में सिर्फ कनकी गांव में ही आते हैं। मई मास के अगले 5 महीने तक यहां रहने के दौरान ये पक्षी बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तब दीपावली से ठीक पहले ये सभी पक्षी वापस लौट जाते हैं। स्टोर की हम लोगों ने प्रेजेंस देखी है और मई के माह में ये पक्षी आते हैं और ये पक्षी जो है गांव वालों का मानना है कि काफ़ी शुभ होते हैं। उनका ये कहना है कि जब ये पक्षी इनके गांव में आते हैं तो ये संकेत होता है कि अब मानसून आने वाला है और इस वर्ष अच्छी खेती होगी। इसके अलावा जब वो खेत में काम करते हैं तो उनके यहाँ के जितने कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे जीव जंतु हैं उनको ये ओपन बेलिस्टोक्स खाते हैं, जिससे उनका खेत जो है इन दूसरे टिड्डे आदि से बचा रहता है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि ये पक्षी मानसून का संदेश लेकर आते हैं। गांव के पुजारी पुरुषोत्तम प्रसाद ने बताया कि मंदिर परिसर में लगे पेड़ों पर ही ये अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। से 30,000 संख्या में करते और हमन गाँव वाले महसूस करते ये मन के आए हमन की जो मानसून है बहुत नज़दीक आ गए हैं। किसान मन अपन खेती बाड़ी तैयारी बहुत तैयारी करते हैं, है ना, खातू मेलना खता सब खेत की तैयारी साफ सफाई करना। और सबसे बड़ी फायदा यह है कि फसल समय ये मन जो कीट पतंग लगा थे ना ओकर से फसल मतलब काफ़ी अच्छा पैदावार होते हैं। दूसरी बात, कोई भी यहाँ बीमारी संक्रमण वायरस ये मन के बीट से इतना हीट है कि वो सब संक्रमण मतलब वायरस खत्म हुए थे। गौरतलब है कि कोरबा पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में पाए जाते हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले की प्रभारी सचिव रीता शांडिल ने अपने प्रवास के दौरान साजा के राखी गौठान में संचालित केले के तने से रेशा निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठानों को ग्रामीण आजीविका के ठौर के रूप में विकसित करने के लिए सुराजी गांव योजना का संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम राखी में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से केले के तने से रेशा निर्माण यूनिट की स्थापना की गई है। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कोयला निकालने के लिए हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगल की कटाई के विरोध में राजनांदगांव जिले के पर्यावरण प्रेमियों एवं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने शहर के मानव मंदिर चौक में दीप जलाकर हसदेव बचाओ के नारे लगाए। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी हसदेव बचाओ स्लोगन लिखे तख्ती हाथों में लिए हुए थे। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष मनीष देवांगन ने कहा कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से हसदेव जंगल में लगे पेड़ों की कटाई रोकने की मांग भी की।
छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल करीब 66 दिनों से चल रही है। मनरेगा महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से 2 सूत्रीय मांगों और बर्खास्त किए गए 21 संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों की बहाली और हड़ताल के संबंध में बातचीत की। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पहुंचकर मनरेगा कर्मचारियों की 3 मांगों को नियमानुसार पूरा करने का आश्वासन दिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।